सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हमारी मैथ्स की क्लास दिन के 12 बजे चलती है, ठीक है, और रात को 9 बजे हम लोगों का डेली जीके चलता है, जिसमें मैं कि आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री के एक्ट करवा रहा हूँ। तो देखिए, इसी बिहार पे उत्तराखंड का जीके हमारा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए अब ये नई क्लास होने जा रही है, जो कि आपको इवनिंग के टाइम पे, है ना, 6 बजे के आसपास मिलेगी। तो इस क्लास में स्पेशल क्या है, इस क्लास में ये है कि आपको मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके थ्रू पढ़ाऊंगा, है ना। और इसमें जो है अजय रावत भी और जो बीएस ने की जो किताब है करके, इन दोनों का मिक्सचर करके ही ये नोट्स बनाए गए हैं। तो एकदम बिल्कुल आप ये अपर लोअर आर ओ जो अभी अधिशासी अधिकारी का भी आने वाला है 1-2 दिन में, उन सभी के लिए यह क्लासेस आपकी हेल्पफुल होने वाली है। तो अपनी कॉपी पकड़ के नोट्स बनाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसके थ्रू भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की बात करूं, है ना, उत्तराखंड के मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं, तो ये जो प्राचीन इतिहास था, तो देखिए, प्राचीन इतिहास का कोई सोर्स मिलता नहीं है। तो उस टाइम पे क्या मिलते थे, देखिए, मृद भांड मतलब बोलूं तो मिट्टी के बर्तन मिलते थे। कहीं से कोई पुरावशेष मिलते थे, किसी चीज के कोई अवशेष मिल जाते थे। साथ ही साथ क्या भाई, कप मार्क्स वगैरह भी जो मिल जाते थे, उनसे हम प्राचीन इतिहास को एक तरीके से उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो इसी बिहाफ पे देखिए, उत्तराखंड में भी कुछ चीजें मिली, जिनको कि एक तरीके से इकट्ठा करा गया, है ना, और उनका एनालिसिस करके एक प्राचीन इतिहास के तौर पे चीजों को एजम्पशन कराएगी कि ये चीजें उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ करा रहा करता था, और खोजें उस प्रकार हुई। तो देखिए, सबसे पहले प्रस्तर उपकरण हुए, जैसे स्कैपर्स, छैनी कैनी, मतलब जो खोदने वाले जो औजार वगैरह होते हैं, उसको जो है इन्होंने किस में रखा भाई, फ्लेक वर्ग में रखा। ठीक है। और उत्तराखंड के पुरातत्व को अगर किसी को जनक बोला जाता है, तो वो बोला जाता है हैनवुड साहब को। किसको बोला जाता है? हैनवुड साहब को। अब हैनवुड जो थे करके, इन्होंने जो है, इन्होंने 1856 में, है ना, 1856 में देवीधुरा, जो चंपावत में जगह पड़ती है, से महापाषाण कालीन प्रावशेष की खोज की। महापाषाण कालीन का मतलब होता है कि कोई कब्रिस्तान जहां बड़े बड़े पत्थरों का यूज करा जाता है, और वो कब्रिस्तान जो है, जो आबादी वाला इलाका उससे दूर, मतलब पाषाण काल बोलते हैं, जहाँ पत्थरों का जो काल होता है, जो पत्थरों के ऊपर जिसकी क्या डिपेंडेंसी क्या है, ज्यादा रहती है। पत्थर के औजार मिलना, पत्थर के बर्तन मिलना, मतलब ज्यादा चीज आपको सारी किसमें मिलेंगी? पत्थर की मिलेंगी। यही चीज देखो, द्वारा हाट में मुनियों के ढाई पर्वत, एक द्वारा हाट में मुनियों का एक ढाई पर्वत पर भी प्राचीन कालीन क्या मिले हैं भाई? शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र का मतलब कोई पत्थर रहेगा और उसमें कुछ क्या बना रहेंगे, चित्र बने हुए आप लोगों को मिल जाएंगे। रामगंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेष, यशोधर मठपाल, नौगा नौलाग्राम में कपमार्क्स ओखली। तो जो रामगंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेष थे, वो किसने खोजे भाई? यशोधर मठपाल ने। और नौलाग्राम जो रामगंगा घाटी में ही पड़ता है करके, उसमें भी आपके क्या कपमार्क्स, मतलब ओखली टाइप के ऐसा कुछ थे करके, और वो ओखली पत्थर के अंदर क्या खुदे हुए कप के टाइप के, उनको हम क्या बोलते हैं? कप मार्क्स। ठीक है। अच्छा, बहादुराबाद में भी ताम्र के उपकरण मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, और मृद भांड मिले हैं। मृद भांड बोले तो जो मिट्टी के क्या होते हैं, बर्तन होते हैं। और कब मिले भाई? ये 1951 में। 1953 में बहादुराबाद में ही जगदत्त शर्मा ने जो है पाषाण उपकरणों का, इसका भाई, पाषाण उपकरणों एवं मृद भांडों की क्या करी? खोज करी। मृद भांडों की क्या करी? खोज की। अब देखिए, चित्रित दूसर भांड का मतलब हुआ कि मिट्टी के बर्तन जिनमें अलग अलग तरीके के क्या बनाए जाते हैं, रंग कलर से डिजाइन बनाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? चित्रित दूसर मृद भांड। और ये एचएनबीजी की एक स्रोत टीम थी, मतलब जो खोजी टीम थी, उन्होंने थाप ली और कहा भाई, उत्तरकाशी में क्या इसकी क्या करी? खोज की। अब जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के पेपर के बिहाफ पे मुझे लगता है कि जो आ सकता है, सर्वाधिक प्राचीन उपकरण जो खोजे गए दोस्तों, वो खोजे गए लोह फलक, है ना, जो लोहे के जो बने हुए, जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई बेस, कोई औजार, कोई प्लेट, है ना, ऐसा टाइप का कुछ लोहे का रहा होगा, उसी को सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कहा गया। और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लोह फलक। मतलब आयरन का कोई एक तरीके से बोर्ड कह लो आप करके, या कोई एक लंबी सी तलवार टाइप की चीज कह लो, उसको हम क्या बोलते हैं? लोहा फलक।
अब एक उडियार, उडियार का मतलब होता है गुफा। मेहरू उडियार जो मिली थी वो भी किसमें मिली है भाई? रामगंगा घाटी में। कहाँ मिली है? रामगंगा घाटी में। मेहरू उडियार का जो संबंध है वो कहाँ से है? रामगंगा घाटी से। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई है कब? 1999 में नैनीताल में। और आपसे अगर सवाल पूछे कि मंगोली शैल चित्र जो है, जो मंगोली शैल चित्र है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध किससे है दोस्तों? नैनीताल से। उसका संबंध किससे है? नैनीताल से। अच्छा, अब आपको पता है कि मोर ध्वज, मोर ध्वज क्या है? कुषाण कालीन भी है, जहां मुद्राएं मिली थी कुषाण की, है ना, कुषाण कालीन। और जो कि कहाँ पड़ता है? कोटद्वार शहर में पड़ता है। तो इसका उत्खनन जो करा था 1887 में एम मरखम साहब ने करा था, ठीक है। और बहुत सारे मंदिरों का खनन, मतलब खनन की बात करूं या अध्ययन की बात करूं, सॉरी मैं, तो 1919 और 20 में जो है दयाराम साहनी ने करा। और आपको पता है कि 1921 में इन्होंने क्या हड़प्पा सभ्यता भी की क्या करी थी? खोज करी थी। अब आप लोग अगर अल्मोड़ा घूमने जाओगे और कसार देवी नहीं जाओगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो कसार देवी के सहसराय में, अब कसार देवी जो है कश्यप पहाड़ी पे स्थित है। किसमें? कश्यप पहाड़ी पे। वहां पे 14 नर्तकों का क्या मिला है भाई? चित्र भी वहां पे मिला है। तो ये जो था ये हमारा क्या, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास, जहाँ से कोई शैलाश्रय मिला, शैल चित्र मिला, कोई मृद भांड मिला करके, कोई पुरावशेष मिला, वहां से हमने एक एक कहानी बनाई कि इस तरीके की जो चीजें रही होंगी उस काल में ऐसा ऐसा रहा होगा। ठीक है। अब बात कर दूं, देखो मैं महास्म संस्कृति की। तो सबसे पहली बात, अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो कप मार्क्स होते हैं, जो आपकी ओखली होती है, उसका संबंध किससे कहा गया, तो वो कहा गया महास्म संस्कृति से। मतलब ओखली, या बोलूं मैं आपसे कप मार्क्स, इसका संबंध किससे है दोस्तों? करके आपका महास्म संस्कृति से। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से लगभग 200 कप मार्क्स 12 समांतर पंक्तियों में, ऐसे ऐसे समांतर प्लेट में ऐसे मिले हैं, ऐसे ओखली खुदे हुए करके। कितने? 200 कप मार्क्स, ठीक है। महास्म संस्कृति की खोज जो थी 1877 ईस्वी में रिबेट कॉर्नर ने की थी। किसने करी थी भाई? रिबेट कॉर्नर ने, ठीक है। एमपी जोशी साहब कुमाऊं से प्राप्त कपमार्क 7 भागों में विभाजित किया। टॉक और मूल्य जनजाति महास्मकालीन। तो एमपी जोशी जो हमारे साहब थे, मतलब जो पुरातत्व, जो खोज करते हैं, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुमाऊं से प्राप्त कपमार्क्स को 7 भागों में बांटा। तो आपसे सवाल अगर ये आ जाए कि एमपी जोशी साहब ने कुमाऊं से प्राप्त कपमार्क्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा, तो कितने पार्ट में डिवाइड करा? 7 भागों में। और ये बोले कि टॉक और मूल्य की जो जनजाति है वो किस कालीन है भाई? तो वो है महास्म कालीन। वो किससे संबंधित है? महास्म कालीन। अब देखिए कप मार्क्स बहुत कॉमन हो चुके हैं उत्तराखंड में, जो आपकी बहुत जगह मिल जाएंगे। तो नौला ग्राम में भी 73 कप मार्क्स कर, इसकी खोज किसने करी? डॉक्टर मठवाल साहब ने करी है ना। देवी धुरा में भी कप मार्क्स मिले हैं, वहां पे भी खोज किसने करी? एमपी जोशी साहब ने करी। मंडल गोपेश्वर पश्चिमी नियार घाटी में एक जगह पड़ती है गवाड़, वहां से भी क्या पड़ती है भाई? ग्वाड़ करके एक जगह पड़ती है, वहां पे भी कप मार्क्स करो। ये डॉक्टर यशवंत कटोच ने क्या करी? इसकी खोज करी। अब जो आपसे यहाँ पे सवाल बन सकता है पेपर में, क्या बन सकता है कि शिष्ट महास्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना का मकबरों में क्या होता था? प्रयुक्त होता था, है ना। शिष्ट का मतलब होता है पत्थरों के ऊपर, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक पत्थर लिया हुआ है और उसके ऊपर कुछ डिजाइन बनी हुई है करके ना, कुछ ओकलिट टाइप की कोई कोई डिजाइन करके, उसको हम क्या कहते हैं? शिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पत्थर से बनी संरचना होती थी कौन? शिष्ट, जिसका प्रयोग किस में होता था? मकबरों में प्रयुक्त होता था। अब देखिए उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां, पुरा प्रजातियां बोलने का मतलब है कि वो प्रजातियां जो यहाँ सर्वप्रथम आई हुए हैं, है ना, उनके बारे में ये बोला गया कि वो कौन कौन सी थी, क्या क्या वहां पे ये चीजें हुआ करती थी। तो जितनी जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से जो किताबों में दिया है, उसी से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो पुरा प्रजातियां, तो टोटल 4 पुरा प्रजातियां पाई गई। कोल प्रजाति, किरात, खस और भूटांतिक या सोका, ठीक है। अब मैं बात करूं देखो कोल प्रजाति की, तो कोल प्रजाति जो थी उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी। दिखने में कुरूप, मतलब भाई बड़े ही, मतलब दिखने में, मतलब शकल सूरत नहीं थी, बड़े भद्दे गंदे टाइप के थे। कुरूप शब्द का मतलब ये हुआ।
और जो पुरा साहित्यिक मतलब जो साहित्य ग्रंथों से पहले के जो ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है कि ये मुंडी या सबर इन लोगों को कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंडी या सबर। नाग पूजा और लिंग पूजा बहुत प्रचलित थी। कुमार कुमारी प्रथा जो कि भूटिया लोगों में ये प्रथा होती है, ये भी किस में देखने को मिली भाई? कोल प्रजाति में। और नेपाल में हमको एक कोलीय गणतंत्र की जानकारी मिलती है। भारत और हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति किसने कहा? शिव प्रसाद डबराल साहब ने कोल प्रजाति को भारत और हिमालय क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम जाति कहा। अब बात करूं मैं, देखिए किरात प्रजाति, तो इनको किन्नर और कीर भी बोला गया है। क्या बोला गया है भाई? किन्नर और कीर भी बोला गया है। स्कंद पुराण में भिल भाषा इन लोगों की क्या थी? स्कंद पुराण में क्या कहा गया? इन लोगों को भिल कहा गया। क्या कहा गया? भिल। भाषा जो है इन लोगों की वो क्या थी? मुंडा। क्या थी? मुंडा। मुख्य खाद्य जो था वो क्या था? सत्तू। मुख्य खाद्य क्या था? सत्तू था। भ्रमणकालिक थे, पशुपालिक थे। आगठेक का मतलब होता है दोस्तों शिकारी, जो लोग होते हैं उनको हम आगठेक बोलते हैं। ठीक है। अब बड़े ही ये कहा गया है कि किरातों ने जो है, किरातों के नेता हुआ करते थे शिवजी, और उनका युद्ध हुआ किससे भाई? अर्जुन के साथ में युद्ध हुआ। कौन से स्थान पे? बिल्लव केदार, जिसको कि हम शिव प्रयाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव प्रयाग, है ना। और आपको पता है कि कादम्बरी जो किताब है वो लिखी है किसने? बाण भट्ट ने। और बाण भट्ट की कादम्बरी में भी किरात प्रजातियों के निवास की पुष्टि करी गई। कहाँ? हिमालय क्षेत्र में। कहाँ भाई? हिमालय क्षेत्र में। और यही कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी करी गई। वर्तमान में अगर आप लोग किरात प्रजाति को ढूंढेंगे तो वो आपको अस्कोट और डीडीहाट पिथौरागढ़ जिले में देखने को मिल जाएंगे, इनके वंशज जो चले आ रहे हैं। जॉर्ज गी अच्छा, इसको जो किरात को जो प्राचीनतम जाति बोली वो किसने बोली भाई? जॉर्ज गियर्सन ने। किसने बोली? जॉर्ज गियर्सन ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई कि कोल प्रजाति को सबसे प्राचीनतम किसने बोला, तो वो किसने बोला? शिव प्रसाद डबराल ने। अगली जो प्रजाति है वो है खस प्रजाति, है ना। तो खस लोगों को जो शूद्र, है ना, जो शूद्र वर्ग में बांटा, वो कब कब बांटा भाई? 1885 ईस्वी में। महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसादिपति राज्य, मतलब मध्य हिमालय के कार्तिकपुर नगर में एक राज्य था उस टाइम पे जिसका नाम था खसादिपति। क्या था? खसादिपति। आपको खस प्रजाति में घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा बहुत देखने को मिलेगी। इसमें एक प्रथा है जिसका नाम है टिकवा प्रथा। टिकवा प्रथा में क्या होता है कि विधवा जो महिला होती है वो किसी अन्य पुरुष को अपने घर में भी क्या रख सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं? टिकवा प्रथा। झटेला नाम का जो शब्द है वो भी खस प्रजाति में बड़ा प्रचलित है। और झटेला उसको कहा जाता है कि जब किसी महिला की दो शादी होती हैं तो उसकी पहले वाले पति का जो पुत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? झटेला। क्या कहा जाता है? झटेला। देवदासी प्रथा भी खस में बहुत फेमस है। देवदासी प्रथा कैसे फेमस है? इनकी जो ज्येष्ठ पुत्री होती है ये उसको किस में दान कर देते हैं? मंदिरों में दान कर देते हैं। तो आपसे ये 3 से 4 सवाल पूछे जा सकते हैं पेपर में। और लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक कौन से प्रजाति में हुआ है भाई? खस प्रजाति में। ठीक है। और जो अब लास्ट है, यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया। फोर्थ जो हमारी पूरा प्रजाति है वो है भोटांतिक या सौका प्रजाति, मतलब भोटिया जो लोग थे हमारे। तो आपको पता है कि भोटिया लोग एक व्यापारी प्रजाति है। आज भी बहुत भोटिया लोग व्यापार करते हैं उत्तराखंड से और तिब्बत से होते हुए करके, है ना। और इनका जो क्षेत्र था वो ज्यादातर कौन सा था? काली नदी का क्षेत्र था। 1914 ईस्वी में तिब्बत से व्यापार करने की इन लोगों को छूट किसने दी भाई? अंग्रेजों ने दी, है ना। और इनकी जो उपजातियां हैं गबरियाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल और दताल। और मर्तोलिया तो आप जानते ही हैं जो हमारी यूकेएसएससी के सचिव साहब हैं। ठीक है, सॉरी अध्यक्ष साहब हैं जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के। और गबरियाल गुंजियाल आपने सुनी होगी। अब इनमें उपजाति होती है कौन सी? राठ या संगोत्र में क्या होते हैं? विभक्त होते हैं, है ना। ये राठ जो एक बिरादरी का सूचक है और इन लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाते। क्या नहीं बनाए जाते? वैवाहिक
संबंध नहीं बनाए जाते। किसमें भाई? भूटिया जनजाति या सोका प्रजाति में। ठीक है। रण बण प्रथा भी इन लोगों में बड़ी प्रचलित है। किसमें? भूटांत्रिक में। और कहाँ भाई? दारमा और आपको व्यास घाटी में देखने को ये मिल जाएगा। इनके देवता होते हैं घूरमा देवता, जिसको कि वर्षा का देवता बोला जाता है। गबला देवता जो है पूजा और संपत्ति क्या 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 करता है? व्यापार का देवता माना जाता है। और भूटांत्रिक जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है भाई? कुंच कहा जाता है। तो ये जो था आप लोगों का, ये नोट से पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव ये था ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके, आप लोगों को चीज़ें याद हो सके और आपके नोट्स परफेक्टली बन सके, है ना? क्योंकि जो उत्तराखंड का इतिहास है ना, जो पाषाण कालीन महापाषाण कालीन है, उसके इतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा नहीं, है ना? जितना है उतना आप पढ़ लीजिए, वो आपके पेपर के लिए क्या है? सफिशिएंट है। और इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आता है और बहुत सारे सवाल अभी इससे बनेंगे। तो उत्तराखंड का भी ये इतिहास का ये टॉपिक आज से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। रोज क्लास आप लोगों को शाम को 6 बजे, 7 बजे या 5 बजे, 5:30 बजे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से।